Yes. In the previous videos, we have discussed that budget can be classified into revenue and capital budget. And thoroughly we talked about revenue receipts and capital receipts, revenue expenditure and capital expenditure. अब हम उसके आगे के बाइफर्केशंस पे फोकस करेंगे. अगर मैं revenue receipts को further classify करूँ, तो they can be classified into tax revenue and non-tax revenue. अब टैक्स इतना बड़ा शेयर है ना गवर्नमेंट का कि हम उसको एक बिल्कुल ही अलग पोर्शन ले लेते हैं. टैक्स इज सच अ बिग कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट कि उसको हमने पूरे को एक अलग ही मान लिया टैक्स रेवेन्यू. और नॉन टैक्स रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू अदर देन टैक्स. तो जितने भी बचे बाकी उनको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया, रेवेन्यू अदर देन टैक्स, दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. नाउ टैक्सेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो अभी हम देखेंगे कि ये टैक्सेस दो टाइप्स के कैसे हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं. Similarly, capital expenditure can be classified into plan expenditure or non-plan. Revenue expenditure can also be plan and non-plan. तो इसको मैं यहीं पे ले लेती हूँ. Plan means जिसको आपने पहले से सोच रखा था. जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो पहले से एलोकेट करती है कि मैं द्वारका एक्सप्रेस वे बनाऊंगी, या यहाँ पे ये फ्लाईओवर बनेगा, या दिल्ली आगरा हाईवे बनेगा. तो हमारी पहले से प्लानिंग होती है बहुत सारे खर्चों को लेकर. हमें पहले से पता होता है गवर्नमेंट के इतने एम्प्लॉइज हैं, उनकी इतनी सैलरीज जाएंगी, इतनी पेंशन जाएगी, इतनी सब्सिडी जाएगी. लेकिन अब अचानक कोविड आ गया. हमारा कहीं प्लानिंग में नहीं था कि पीपीई किट मंगानी पड़ेगी, कोविड वैक्सीन पे खर्चे होंगे, इस तरीके से डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेडिकल स्टाफ हायर करना पड़ेगा. तो ऐसा जो खर्चा हो जाता है जो हमारी प्लानिंग में नहीं था बट सडन आ गया, तो उसे हम बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. वो रिवेन्यू नेचर का हो तो नॉन प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो कैपिटल नेचर का हो तो नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब जैसे कोविड के चलते पीपी किट खरीदनी पड़ी तो नॉन प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वेंटिलेटर खरीदने पड़े तो नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर. पीपीई किट नॉन प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आपकी वेंटिलेटर्स नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ऐसे ही कई बार क्या होता है, अर्थक्वेक आ गया, कई बार किसी ने हम पे अटैक कर दिया, चाइना ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया. तो अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे होते हैं जिसकी हमने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की थी, तो दे आर इंक्लूडेड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. कमिंग टू नेक्स्ट, revenue receipts, direct tax revenue and non-tax, and then tax revenue can be direct tax or indirect tax. So मैं एक करके इनकी डिटेल पे आती हूँ. डायरेक्ट टैक्स बेटा वो होते हैं जिसका बर्डन डायरेक्ट वे पे करने वाले पे पड़ता है, यानी वो मेरे ऊपर लगे हैं, वो मैं ही पे करूंगी. आपको मैम आपका टैक्स है आप ही पे करोगे, ऐसे नहीं होता. इनडायरेक्ट टैक्स में उल्टा होता है, लगता वो प्रोड्यूसर के ऊपर है लेकिन पे उसको कंज्यूमर के ऊपर. आज की डेट में वैट नहीं रहा तो ये हो गया हमारा जीएसटी. अब वैट की जगह क्या आ गया हमारा जीएसटी. सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक टैक्स ने खत्म कर दिया विच इज जीएसटी. तो 17 इनडायरेक्ट टैक्स की जगह एक इंडिया में टैक्स लॉन्च किया गया, जीएसटी. सो जीएसटी इज द ओनली एग्जांपल लेफ्ट फॉर इनडायरेक्ट टैक्स. बाकी जितने बचे सब डायरेक्ट टैक्स हैं. इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, वेल्थ ड्यूटी, डेथ ड्यूटी, वेल्थ टैक्स और टोल टैक्स. टोल टैक्स में थोड़ा सा वो आ जाता है बाइफर्केशन कि अगर टोल टैक्स कमर्शियल व्हीकल पे लग रहा है तो इनडायरेक्ट है, पर्सनल व्हीकल पे लग रहा है तो डायरेक्ट. तो डायरेक्ट का मतलब समझो मेरी इनकम पे टैक्स लगा तो मैं ही ना भरूंगी. लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप जितने स्टूडेंट्स पढ़ाते हो पर स्टूडेंट आप पे 18% जीएसटी है, तो मैं क्या करूंगी, फीस प्लस जीएसटी. तो टैक्स लगा मुझ पे लेकिन मैंने ट्रांसफर कर दिया तुम्हारे ऊपर. आप कहीं भी कुछ खरीदो वो जीएसटी उनके ऊपर लग रहा होता है लेकिन वो लेते हैं आपसे. तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर दिया जाता है. तो पहला डिफरेंस हुआ कि डायरेक्ट टैक्सेस आर लेवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. सॉरी, direct taxes are levied on income and wealth of an individual, and indirect taxes are levied on goods and services, right? So if we look at the difference between direct and indirect taxes, so direct taxes are those taxes which are levied on income and wealth of a person.
तो किसी इंडिविजुअल की इनकम या वेल्थ पे जो टैक्सेस लगते हैं दे आर डायरेक्ट टैक्सेस। और ये याद रखें कि पर्सन यहाँ पे नेचुरल पर्सन भी है, आर्टिफिशियल पर्सन भी है, यानी कंपनी के इनकम पे भी टैक्स लगता है तो वो डायरेक्ट होता है, जिसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। किसी ट्रस्ट की इनकम पे टैक्स लग रहा है वो भी डायरेक्ट। तो यहाँ पे पर्सन सिर्फ नेचुरल पर्सन नहीं है, इट इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन एज वेल एज लीगल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज व्हिच आर लेवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, जिस पे लगा है वही बियर करेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट हो सकता है, लगा मुझ पे और मैंने शिफ्ट कर दिया अपने कंज्यूमर। तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा। और इसके एग्जाम्पल अभी जो बचे हैं दैट इज जीएसटी, बिकॉज 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी में मर्ज कर दिए गए। तो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो ये है कि आप ये चेक करोगे कि क्या बर्डन शिफ्ट हो सकता है। इफ यस तो इनडायरेक्ट, बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, इफ नो देन इट इज डायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स के फर्दर क्लासिफिकेशंस अगर आप देखेंगे तो दे आर फीस। गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों की फीस लेती है। आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करिए, आप किसी किसी कॉलेज की फीस भरते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, स्कूल्स में भी थोड़ी बहुत फीस तो होती है ना। तो इट इज फीस, एक गवर्नमेंट का सोर्स है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, अगर हम कोई भी लॉ तोड़ते हैं, आजकल कोरोना एज में आप अगर मास्क नहीं पहन रहे हैं, या आप रेड लाइट जंप करते हैं, या आपने बेल्ट नहीं लगा रखी, या कई बार बड़े रूल्स भी आपने टैक्स टाइम पे नहीं भरा, उसकी पेनल्टीज होती हैं। तो किसी भी तरह की फाइन्स एंड पेनल्टीज दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। फोर फीचर और चीट दोनों में गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लेती है, लेकिन वजह अलग अलग। फोर फीचर तब होता है जब आपने कोई लॉ को कंप्लाई नहीं किया, तो आपको एज अ पार्ट ऑफ पेनल्टी आपकी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर, जैसे आसाराम जी की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ले ली, या जैसे नीरव मोदी की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने सीज कर ली। सो दिस इज फोर फीचर। और एस्चीट क्या होता है कि जब कोई बंदे की डेथ हो गई और उसका कोई लीगल ईयर भी नहीं है और ना ही वो कोई विल बना के गया, तो ना जिसका कोई नहीं है उसकी कौन है, गवर्नमेंट है। तो जब मेरा कोई लीगल ईयर नहीं है तो उस प्रॉपर्टी पे किसका राइट हुआ, गवर्नमेंट का हुआ। तो दैट इज कॉल्ड एस्चीट। इंटरेस्ट, गवर्नमेंट भी बहुत सारे लोन्स देती है यूनियन टेरिटरीज को, रेलवेज को, पोस्ट एंड टेलीग्राफ को, या कई बार और देशों की गवर्नमेंट को, उस पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आ रहा है। या गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में डिवेंचर्स खरीद रखी, उस पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आ रहा है। गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट के पास कहीं के, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, गवर्नमेंट को प्रॉफिट आ रहे हैं अपनी कंपनी से, इंडियन रेलवे से, बेहल से, एलआईसी से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से, ओएनजीसी से, ये सारी पीएसयूज हैं, इनके प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स गवर्नमेंट के पास आते हैं। लाइसेंस फी क्योंकि एक मेजर पोर्शन है तो इसलिए अलग लिया गया, बाकी फीस में इंक्लूड कर सकते हैं। गिफ्ट एंड ग्रांट, हमें किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया, लेकिन ये बहुत माइनर सा पोर्शन है, गिफ्ट के भरोसे थोड़े ना गवर्नमेंट बजट चलता है ना। या कोई कैलमिटी आ जाती है तो कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प करती है। कोविड तो ऐसी कैलमिटी आई कि सभी पे पास आई, तो सब अपनी अपनी हेल्प करने में लगे। अदरवाइज आपने देखा होगा जब भुज में आया था अर्थक्वेक तो हमें बहुत ग्रांट्स मिले थे और कंट्री से। तो जब कोई एक पर्टिकुलर कंट्री पे कोई पर्टिकुलर ट्रेजेडी आती है तो काफी अलग और कंट्रीज भी हेल्प करते हैं, दे आर कॉल्ड गिफ्ट एंड ग्रांट्स। कैपिटल रिसीट्स को अगर हम देखें तो कैपिटल रिसीट्स as we had discussed they either increase liability or decrease asset। तो liability कैसे बढ़ाएंगे, वो आपने बोरोइंग की होगी, लोन लिए होंगे, लोन ओपन मार्केट से भी ले सकते हो, आरबीआई से भी, फॉरेन गवर्नमेंट से भी, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, तो लोन लिए होंगे सेकंड पार्ट। या आपने जो है असेट कम किए होंगे। असेट कैसे कम हुए होंगे, आपने किसी को लोन दे रखा था वो वापस आ गया, तो उसको कहते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स। या आपने अपने कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर बेच दिए तो उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे देश के लोग अपनी छोटी छोटी सेविंग हमें देते हैं, तो वो उनके लिए असेट है, हमारे लिए तो लायबिलिटी। तो बी और डी पार्ट आपकी लायबिलिटी, और ए और सी पार्ट ऐसे हैं जो असेट कम कर रहे हैं, लायबिलिटी नहीं बढ़ा रहे। अब यहाँ पे एक बात को बड़े ध्यान से समझो, एक टर्म है ना, जब हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे या डेफिसिट्स की बात करेंगे,
तो एक टर्म आएगी एंड दैट टर्म इज नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। क्या टर्म आएगी? नॉन डेट क्रिएटिंग। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं नोटबुक पेन लेके बैठे हैं, साथ साथ इसको नोट करें, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। पहला क्वेश्चन लिखें, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट? गिव मीनिंग ऑफ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। सो दोज कैपिटल रिसीट्स, मेरी तरह नटशल में नहीं लिखना, मेरे पास स्पेस कम है। दोज कैपिटल रिसीट विच डिक्रीज असेट बट डू नॉट इंक्रीज लायबिलिटी। जो असेट कम करती हैं लेकिन लायबिलिटी नहीं बढ़ती। तो कौन सी हुई वो? रिकवरी ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल। तो नॉन डेट, देखो वर्ड खुद क्लियर कर रहा है, नॉन डेट क्रिएटिंग हो तो कैपिटल रिसीट, लेकिन डेट ना क्रिएट करती है। तो देखो कैपिटल रिसीट दो टाइप की है, या तो वो जो असेट कम करती हैं या वो जो लायबिलिटी बढ़ाती है। ये कह रहे हैं नॉन डेट क्रिएटिंग। तो जो लायबिलिटी बढ़ाती है उसको छोड़ दो, उनको चुनो जो असेट कम करती है। तो असेट कम करने वाली कैपिटल रिसीट्स को कहा जाता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। वो असेट कम कर रही हैं लेकिन डेट क्रिएट नहीं कर। और ये पता है, ये एक बेटर सिचुएशन है। जब तक आपकी फाइनेंशियल हालत इतनी खराब है कि आप असेट बेच रहे हो, फिर भी ठीक हुआ, क्योंकि एटलीस्ट अभी तक आपके पास असेट तो है बेचने को। एक लेवल के बाद असेट भी नहीं बचेंगे, फिर क्या करोगे? फिर लोन लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तो वो जो सिचुएशन होगी वो और ज्यादा खराब होगी। तो वो सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी। So I'm waiting here for 2 minutes that in case you want to take notes of, give meaning of non-debt creating capital receipts. Write down the answer. Those capital receipt which decrease asset but do not increase liability. And examples are recovery of loans and disinvestment. कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो असेट बढ़ाता है या लायबिलिटी कम करता है। तो या तो तुमने कोई असेट खरीदे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फ्लाईओवर बनाए, स्कूल बनाए नए, नए हॉस्पिटल बनाए, या मे बी हमारी गवर्नमेंट ने नए नेटवर्क परचेज किए, या मे बी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि वेयर बाय वी आर स्पेंडिंग ऑन ह्यूमन कैपिटल इवन। तो इट कैन बी एक्सपेंडिचर ऑन फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, राइट। एंड देन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, आपने शेयर खरीदे या आपने रीपेमेंट ऑफ लोन कर दी, लोन था आपके ऊपर, आपने रीपे कर दिया, तो आपकी लायबिलिटी कम हुई। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. In case you have any doubts, you can clarify. You can write in comment box. And please subscribe to the channel so that you get to know about the latest videos. Thank you so much. Be blessed.